गुड मॉर्निंग क्लास, लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्पाउंड्स, जिसे हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। कोऑर्डिनेशन कॉम्पाउंड्स होते क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। जैसे कि आपको वर्ड से समझ में आ रहा होगा कि कोई तरह के कॉम्पाउंड्स हैं जिनमें कुछ कोऑर्डिनेशन हो रहा है ना। इस कोऑर्डिनेशन से मतलब क्या होता है, आपने छोटी क्लासेस में एक बॉन्ड पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, जिसमें एक ही कोई एटम है, फॉर एन एग्जांपल। ठीक है, कोई एक ही एटम है आपका, ठीक है, उसके पास जब लोन पेयर्स होते हैं, वो दूसरे एटम को अपने ये दोनों के दोनों लोन पेयर्स डोनेट करता है। इसमें इसका कोई रोल नहीं होता, रोल इन द सेंस इसमें इलेक्ट्रॉन्स का कोई यहाँ पे ना लेना है ना देना है इसको। ठीक है, इसको सिर्फ क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। तो ये पूरे के पूरे दो इलेक्ट्रॉन्स यानी कि एक पेयर जब डोनेट करता है, ठीक है, इस शेयरिंग को हम लोग जो भी बॉन्ड बनता है ना, इस एक पेयर के इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने से इस शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि कोऑर्डिनेशन से बना है। कोऑर्डिनेट किसने किया, हमारे ए और बी ने कोऑर्डिनेट किया, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसको बोला जाता है। जहाँ पे एक जो इलेक्ट्रॉन है आपका और दूसरा भी जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ही एटम है जो डोनेट करता है। समझ में आ गया। नॉर्मली आप क्या देखते हो बच्चा, नॉर्मली आप लोग देखते हो, सपोज कीजिए फॉर एन एग्जांपल, वेरी बेसिक एग्जांपल, आपके पास सोडियम है, क्लोराइड है, क्लोरीन है, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 एक्स्ट्रा है इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इसके पास आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इसके पास एक एक्स्ट्रा है, डोनेट करना है। ठीक है, इसके पास एक कम है, इसको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन है 281, इसका कॉन्फ़िगरेशन है 287। जैसे ही इसको इसका एक ले लिया जाएगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ये अपने आप को स्टेबल फील करेगा। जैसे ही इसको कोई एक दे देगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और ये भी स्टेबल फील करेगा। ऐसा ही होता है। इस वजह से ही जब ये डोनेशन होता है तो एक शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। इस शेयरिंग को हम इस शेयरिंग को हम लोग बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है शेयरिंग के वजह से। जब ये इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है, तब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है। तब हम बोलते हैं कि कौन सा बॉन्ड बना है, आपका आयनिक बॉन्ड बना है, क्योंकि आपने आयन्स को फॉर्म किया। समझ में आया। अब आपने जो केस देखा है वो केस क्या है कि जो मेटल्स हैं, क्योंकि हम डी ब्लॉक की सीरीज को स्टडी कर रहे हैं, है ना, आपने इससे पहले डी ब्लॉक एलिमेंट्स का मेरा वीडियो देखा है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो मेटल्स होते हैं, वो मेटल्स क्या करते हैं बच्चा, उनके पास जो लोन पेयर होता है पूरा का पूरा, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स आपको पता है ना, इनके पास डी ऑर्बिटल्स होते हैं, उनमें बहुत सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स पड़े रहते हैं। ठीक है, तो उनमें जो कोई एक पेयर होगा वो कंप्लीट ट्रांसफर होता है, कंप्लीट ट्रांसफर, कंप्लीट डोनेशन कहो या कंप्लीट शेयरिंग कहो। दूसरे वाले मेटल का या दूसरे वाले लीगेंड का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन लेने के लिए या शेयर करने के लिए आता है। और शेयर भी मतलब ये कुछ दे नहीं रहे, तो एक तरह से आप कहोगे कि ये लेने के लिए ही आता है। शेयरिंग तो वहाँ पे ये बात हो गई। आप शेयरिंग को तो ऐसे समझते हो ना अभी तक, कि शेयरिंग का मतलब क्या है कि इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, आपस में शेयर कर लिया। बट यहाँ पे नो शेयरिंग, यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है बच्चा, यहाँ पे ये अपने दोनों के दोनों कंप्लीट पेयर को डोनेट कर रहा है। तो इस तरह के बॉन्ड को हम ऐसे ही बनाते हैं एरो के साथ, इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। समझ में आया बच्चा। ये जब एक और एक इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं तो पेयर बन जाता है। पेयर जब 1 पेयर ऑफ शूज, पता है ना आपको, 2 जब तक आपके पास नहीं शूज होंगे आप पहनोगे कैसे, उसे बोलते हैं पेयर ऑफ शूज। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं रेडिकल, और जब 2 बन जाते हैं तो उसे बोलते हैं, जब 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास होते हैं तो बोलते हैं अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ गया। ठीक है, तो ये है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दिस इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो यही है कोऑर्डिनेशन कॉम्पाउंड्स की हकीकत या कहो सच्चाई, जो हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले, यानी कि वो कॉम्पाउंड्स हम लोग स्टडी करेंगे जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो मेटल्स होते हैं उनके पास डी सबशेल के अंदर इतने सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से इनको बहुत सारे लीगेंड्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करना पड़ता है, या ये कहें कि अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, या फिर ये कहें कि अट्रैक्ट हो जाते हैं। और अब आपने एक बात सोची, नहीं सोची क्या, हम अभी तक क्या पढ़ते आ रहे थे कि मेटल्स के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो डोनेट करते हैं, जिसकी वजह से उन पर पॉजिटिव चार्ज आता है। समझ में आया।
लेकिन यहाँ आप क्या देख रहे हो कि मेटल के पास तो डी सब शेल में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, माना, लेकिन ये पेयरिंग करना चाहते हैं, उसे डोनेट करना नहीं चाहते, तो इसी वजह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं कि भैया मेरा पूरा इलेक्ट्रॉन आपको नहीं देना है मुझे, मैं तो आपसे शेयरिंग करूँगा। तो जो लीगेंड आते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे मेटल से शेयर करने के लिए आते हैं, जिसकी वजह से ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है इस तरह से। ठीक है, जो अभी तक आपने देखा कि मैंने एरो ये वाला बनाया, जी नहीं, आपका एरो कैसा बनेगा, आपका एरो ऐसा बनेगा, क्योंकि मेटल है जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट या शेयर कर रहा है लीगेंड्स के साथ। ठीक है, इस तरह के बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहाँ पे पहली बार ऐसा आपने देखा, सुना और पाया कि मेटल के पास भैया क्या है, मेटल इलेक्ट्रॉन को डोनेट तो कर रहा है, साथ में एक्सेप्ट भी कर रहा है। ठीक है, कैसे एक्सेप्ट कर रहा है बच्चा, क्योंकि लीगेंड के पास भी तो इलेक्ट्रॉन्स है ना, जो ग्रुप्स आएंगे, सपोज कीजिए मेटल के पास क्लोरीन आ रहा है, तो क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है उसके पास, है ना, ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा और वो भी आपसे शेयरिंग करने के लिए आएगा। अभी एग्जाम्पल देखेंगे बहुत सारे, तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, क्या पाओगे बच्चा, कि मेटल जो है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज में आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस हमारे पास बनेंगे जहाँ पे मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ सकता है। ठीक है, इंक्लूडिंग प्लस। ओके, समझ में आ गया, यानी कि मेटल डोनेट कर रहा है, साथ में मेटल एक्सेप्ट भी कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, और वहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बन रहा है, जिसकी वजह से हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को पढ़ रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट की सीरीज के अंदर। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए, वेरी गुड। इसके अंदर वर्नर्स थ्योरी, ठीक है, अल्फ्रेड वर्नर थे हमारे साइंटिस्ट आए, जिन्होंने कुछ कहा हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में। कहा तो बहुत कुछ, बट हमें कुछ ही बातें पढ़नी है जो इंपॉर्टेंट है। इन्होंने दो तरह की वैलेंसीज के बारे में बात की। वैलेंसी आपको पता है क्या होती है, जितने इलेक्ट्रॉन्स का लेना देना, यानी कि कमी या ज़्यादा जो होती है किसी एटम के पास, उसे वैलेंसी बोला जाता है। ठीक है, तो दो तरह की वैलेंसीज की बात की इन्होंने कहा प्राइमरी वैलेंसी और इन्होंने कहा सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, अब ये प्राइमरी वैलेंसी क्या है और सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, तो पहले प्राइमरी वैलेंसी को स्टडी करते हैं बच्चा। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है बेटा, आप जब भी किसी मेटल के ऊपर जो भी वटेवर चार्ज देखते हो, आप किसी मेटल के ऊपर जो भी वटेवर कोई चार्ज देखते हो, इसी चार्ज को बोला जाता है प्राइमरी वैलेंसी। फॉर एन एग्जाम्पल, मेटल के ऊपर +3 चार्ज है, व्हाट इज द प्राइमरी वैलेंसी ऑफ दिस मेटल, दिस इज +3। ठीक है, इफ मेटल इज हैविंग द वैलेंसी ऑफ +7 फॉर एन एग्जाम्पल, देन व्हाट इज द प्राइमरी वैलेंसी अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड वर्नर of this metal, this is +7. I hope you got my point. ठीक है, now come to secondary valency. What is secondary valency बच्चा? secondary valency को हम एक नाम से और जानते हैं बेटा, that is coordination number. अभी coordination number आपको फिर से रिलेट कर रहा होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ, कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना? कोऑर्डिनेशन मीन्स कोऑर्डिनेशन कर रहा है, फिर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात हो रही है, यानी कि मेटल कितने लीगेंड से अटैच्ड है। बात को ध्यान से समझिएगा, मेटल कितने लीगेंड से अटैच है उसे कहते हैं उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, और वही होती है सेकेंडरी वैलेंसी किसी भी मेटल की। ठीक है, समझ में आ गया? अभी आप लीगेंड के टाइप्स को स्टडी करोगे, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, पॉलीडेंटेट। ठीक है, मोनोडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं बच्चा, यही बताती हूँ क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी उसके बिना अधूरी है बतानी। मोनोडेंटेट लिगेंड्स वो लिगेंड्स होते हैं। अच्छा, पहले बताओ लिगेंड्स क्या होते हैं, आई होप आपको पता होगा क्योंकि मैंने अपने प्रीवियस क्लासेस में ही बताया है। लिगेंड्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो आते हैं किसी भी मेटल के पास अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए किसी भी तरह से, चाहे वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के कंप्लीट करें, चाहे वो शेयरिंग यानी कोवलेंट बॉन्ड बना के करें, चाहे वो आयनिक बॉन्ड बना के करें। ठीक है, वो होते हैं लिगेंड्स, जो साइड एटम्स या साइड ग्रुप्स होते हैं जो किसी भी मेटल के पास आते हैं अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, दोज आर लिगेंड्स। इन लिगेंड्स में सबसे फर्स्ट जो टाइप है वो है आपका मोनोडेंटेट लिगेंड। क्या लिख दिया मैंने ये, इट इज मोनोडेंटेट लिगेंड। ठीक है, डेंटेट लिगेंड। ठीक है, मोनोडेंटेट लिगेंड का मतलब क्या होता है बच्चा, जिसके पास, अच्छा पहले डेंटेट का मतलब क्या होता है, चीज़ें बहुत सारी हैं बच्चा, एक के अंदर एक चीज़ें निकल कर आती हैं। चलिए पहले पढ़ते हैं डेंटिसिटी, यानी डेंटेट का मीनिंग क्या होता है, तभी तो मोनो डाई बाय करोगे आप लोग, है ना। डेंटिसिटी क्या होती है बच्चा,
डेंसिटी का मतलब है कितने नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी भी पर्टिकुलर एटम एलिमेंट ग्रुप के पास। समझ में आया? एटम रिएक्शन करने आ रहा है, नो इश्यू। एलिमेंट रिएक्शन करने आ रहा है, नो इश्यू। कोई ग्रुप रिएक्शन करने आ रहा है, नो इश्यू। उसके पास कितने नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो होती है डेंसिटी। फॉर एन एग्जांपल, अमोनिया एक ग्रुप है हमारा, अमोनिया NH3 है, 4 एटम है इसके पास। आपको पता है अमोनिया में जो नाइट्रोजन होता है उसके पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़ा होता है। कैसे पता है एक पेयर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है बच्चा? ऐसे पता होता है, एटॉमिक नंबर इज 7 ऑफ नाइट्रोजन, कॉन्फिगरेशन इज 2,5। इसके पास आप देख रहे हो इसके पास 3 वैलेंसी है, इसकी वैलेंसी कितनी है? 3 वैलेंसी है, ठीक है। लेकिन इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है कितने? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको 5 बॉन्ड बनाने थे, इसको 5 बॉन्ड बनाने थे। कितने बॉन्ड बने? ओनली 3 बॉन्ड बने। कितने इलेक्ट्रॉन रह गए इसके पास एक्स्ट्रा? 2 इलेक्ट्रॉन्स रह गए, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स एक पेयर कहलाता है। तो यही पेयर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो कितनी डेंसिटी हो गई इस अमोनिया की? इसकी डेंसिटी हो गई 1। एक पेयर को हम एक यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन को हम एक में काउंट करते हैं। तो इस तरह के ग्रुप्स को कहा जाता है मोनोडेंटेट लिगेंड्स, जिनके पास मोनो यानी कि एक ही पेयर प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के लिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए या फिर लिगेंड को बनने के लिए। आ गया समझ में? दिस इज मोनोडेंटेट लिगेंड। डेंसिटी मीन्स कितने नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप के पास, लिगेंड के पास। समझ में आ गया बच्चा? ठीक है, दिस इज मोनोडेंटेट लिगेंड। अब इसके बाद आता है बाइडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट लिगेंड मतलब समझ ही गए होंगे, जिसके पास 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, प्रेजेंट होंगे, है ना। बाइडेंटेट लिगेंड्स या फिर डाई, 2 तरह से अपनी बुक्स के अंदर या क्वेश्चंस में आप देखोगे, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। बाय या डाई डेंटेट लिगेंड्स, ठीक है, जिनके पास 2 तरह के, नोट 2 तरह के, उनके पास 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। यहाँ पर टाइप्स तो होती नहीं ना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में, जब हम लोन पेयर की बात करते हैं, ठीक है। हम बॉन्ड पेयर की बात नहीं कर रहे हैं। वैसे टाइप्स का होगा तो हाँ बॉन्ड पेयर होते हैं, लोन पेयर होते हैं, बट हम लोन पेयर्स की बात कर रहे हैं। तो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके पास जो कि लोन प्रेजेंट है, यानी कि अकेले पड़े हैं, बॉन्ड उनका नहीं बना है, ठीक है। इसके लिए फॉर एन एग्जाम्पल आप ये वाला एग्जाम्पल देख सकते हो बच्चा, आपका ऑक्जेलेट, दैट इज कैसे बना है ऑक्जेलिक। अच्छा, ऑक्जेलिक एसिड का नाम सुना होगा आपने, दैट इज COOH एंड COOH आपने अपने प्रैक्टिकल्स में भी किया होगा। यहाँ पे .2H2O भी आता है, ठीक है, हमें उससे मतलब नहीं है। जब हम इनका एक एक H रिमूव कर देते हैं, जब हम इनका एक एक H रिमूव कर देते हैं तो H क्या गया है? अपना पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ऑक्सीजन क्या था? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट था। हाइड्रोजन पे बेचारे पे एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो खींच लिया इसने, तो इसके पास क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। तो जो ये एंटिटी आपकी बनी है ये एक लिगेंड की तरह काम करेगा। क्यों लिगेंड की तरह काम करेगा बच्चा? क्योंकि इसके पास आप देख रहे हो ये 2 नेगेटिव चार्ज आपको दिखाई दे रहे हैं। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, यानी कि ये पेयर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इसके पास 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। बेटा नेगेटिव का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स ना, वो डोनेट करने के लिए जा रहा है। एक्स्ट्रा का मतलब क्या है? उन्होंने बॉन्ड नहीं बना रखा किसी से। नेगेटिव चार्ज का मतलब यही तो होता है कि उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया हुआ है, एक्स्ट्रा है उसके पास, तो वो लोन पेयर्स होते हैं। अब देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 2 पेयर्स आपको दिख रहे हैं, तो ये क्या हो गया? बाइडेंटेट लिगेंड। तो उसकी डेंसिटी कितनी हो गई? 2। डेंसिटी कितनी हो गई? 2 डेंसिटी हो गई, ठीक है, समझ में आ गया? चलिए वेरी गुड। अब इसके बाद ट्राई, टेट्रा, पेंटा, बहुत सारे हैं, हेक्सा, हेप्टा, ठीक है। हम इसको उन सबको करते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड में कंसिडर करते हैं, ठीक है। पॉलीडेंटेट लिगेंड्स इनमें कंसिडर किया जाता है। क्या होते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड्स? जिन आप समझ ही गए होंगे, 2 से ज़्यादा। 1 तो मोनो बोल दिया, 2 को हमने डाई या बाय बोल दिया, तो 2 से ज़्यादा जिसके पास होंगे, यानी कि 3 और 3 से ज़्यादा पेयर जिसके पास होंगे उन्हें बोलते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। फॉर एन एग्जाम्पल आपके पास है EDTA, बहुत सुना होगा EDTA के बारे में। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इथाइलिन डाई अमाइन टेट्रा एसीटेट। इथाइलिन डाई अमाइन टेट्रा एसीटेट। अब देखिए इसी नाम से हम ना इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे।
इतना इजी है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, हाय इतना बड़ा सा नाम पता नहीं क्या है, कैसे इसको करेंगे, हमें समझ ही नहीं आया। EDTA लिखा था, EDTA, EDTA, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? इथाइलिन, इथाइलिन क्या है भैया? 2 कार्बन आपके पास होंगे। इथाइलिन समझते हो ना, 2 कार्बन आपके पास होंगे, इथ मींस 2 कार्बन। डायअमाइन, 2 अमाइन ग्रुप लगे हैं। अमाइन कैसे बनता है? अमोनिया से बनता है। अमोनिया NH3 होता है। अमाइन कब बनेगा? वो जब एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, यानी कि NH2, ठीक है। तो लगा दो 2 NH2। अब ये दोनों बॉन्ड तो होंगे ना, इथाइलिन है, कार्बन कार्बन का बॉन्ड आपस में होगा, और इन दोनों के पास क्या लगे हैं? एक एक अमाइन ग्रुप लग गया है, तो हो गया डायअमाइन। आया समझ में? टेट्रा मीन्स 4 ग्रुप लगे हैं। कौन से 4 ग्रुप लगे हैं भाई? एसीटेट के। एसीटेट क्या होता है? एसिटिक एसिड का नाम सुना है? सुना है। क्या होता है एसिटिक एसिड? एक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है जिसमें 2 कार्बन होते हैं। होता ही नहीं होता है? क्या स्ट्रक्चर होता है उसका? CH3COOH, CH3COOH। सुना है इसके बारे में? ये है आपका एक, इसको बोलते हैं हम एसिटिक एसिड, जिसका IUPAC नेम क्या बोलोगे? इथेनोइक एसिड, है ना? समझ में आया? तो ये 4 एसीटेट लगे हैं। एसीटेट कैसे बनेगा? ये हाइड्रोजन के यहाँ से निकल जाने से। अभी सिखाया था ना मैंने, हाइड्रोजन निकल जाएगा। क्यों? इस ऑक्सीजन ने क्या है? इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लिया है, तो नेगेटिव चार्ज आएगा उसके ऊपर। आएगा? पहले सारा रिमूव कर दें ये वाला, ठीक है। आपको समझ में आ गया नाम से कैसे आपके ग्रुप्स निकल कर आए, ठीक है। अब देखो लगेगा कैसे बच्चा, लगाने का तरीका सीखो। दोबारा से अच्छे से बनाते हैं बड़ा सा करके। ये है आपके पास 2 कार्बन, दोनों के पास है NH2, दोनों के पास है, इसका बनाते हैं ऊपर NH2, ठीक है। समझ में आ गया? अब इनके पास है 4 एसीटेट ग्रुप। कैसे लगेंगे 4 एसीटेट ग्रुप भाई? सोचो जरा। CH3COO नेगेटिव, ठीक है। अब आपको पता है CH3COO नेगेटिव ये आपका एसीटेट ग्रुप है। अब इस कार्बन की तो चारों वैलेंसी कंप्लीट है, तो एक हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा यहाँ से, तो अटैच होगा इस वाले कार्बन से। ये आएगा CH2COO नेगेटिव। आएगा कि नहीं आएगा? देखो बच्चा कैसे हुआ बेटा, फिर से बताते हैं आपको। ये हटा दो अभी के लिए, इतना समझ में आ गया, ठीक है। इसको भी हटा दो, इतना समझ में हमें आ गया। और इतना हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो ये कार्बन मेरे पास है ना, इसकी 2 वैलेंसी अभी फ्री है, 2 वैलेंसी फ्री दिख रही है, ठीक है। अब क्योंकि 2 वैलेंसी फ्री है, हमारे पास था एसिटिक एसिड CH3COOH। मैंने कहा ये हाइड्रोजन निकल जाएगा और आपको बना के देगा CH3COO नेगेटिव, बन गया एसिटेट। अब यही एसिटेट तो अटैक करने के लिए आ रहा है, क्योंकि लिगेंड बन गया है ना, क्योंकि इसके पास क्या है? एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे आके क्या लगेगा? क्योंकि वो क्या था? CH3COO नेगेटिव था बच्चा। इस कार्बन की चारों वैलेंसी कंप्लीट थी, क्योंकि 3 हाइड्रोजन और 1 कार्बन लगा हुआ था। अब जब इसको इस कार्बन से अटैच होना है तो एक हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा ना, तो इसीलिए क्या आके लगेगा? CH2COO नेगेटिव। आया समझ में? ठीक है। अब एक वैलेंसी और फ्री है, तो एक और आके लग जाएगा CH2COO नेगेटिव, ठीक है। एक और आके लग जाएगा CH2COO नेगेटिव, और एक और आके लग जाएगा CH2COO नेगेटिव। अच्छा, जरा जो ये अजीब सा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, क्या इसका नेमिंग कर सकते हो? क्या ये वही है जो हमने अभी देखा था? हमने कहा था इथाइलिन डायअमाइन टेट्रा एसीटेट, इथाइलिन डायअमाइन टेट्रा एसीटेट, ठीक है। आपको दिख रहा है, आप तो खुश हो गए, हाँ यही हो रहा है। लेकिन बच्चा आपने ये नहीं सोचा, मैंने कहा इथाइलिन सिर्फ 2 कार्बन की चेन है। क्या ये 2 कार्बन की चेन दिख रही है तुम लोगों को? ये 2 कार्बन की चेन बनी, इस कार्बन से लगा दिए हम लोगों ने सारे। मैंने जानबूझ के गलत किया है बेटा, क्योंकि आप एग्जाम में यही गलती करके आओगे, आप इसी कार्बन से सारे लगाओगे। कहीं इथाइलिन की 2 कार्बन की चेन रह गई, ये तो 4 कार्बन की चेन बन गई, इट इज 4 कार्बन चेन। ये तो इथाइलिन है ही नहीं, तो कहाँ लगेंगे एसीटेट? कहाँ लगेंगे एसीटेट? यस, नाइट्रोजन पर जाके लगेंगे बच्चा, यस नाइट्रोजन पे जाके लगेंगे। क्यों?
भाई लोन पेयर है उसके पास, उसे भी तो शेयर करने हैं, क्यों नहीं करने हैं। और पहली बात तो हाइड्रोजन है, सबसे बड़े निकाल दो हाइड्रोजन को। अगर लोन पेयर हम नहीं निकाल रहे हैं, वो नहीं दे रहा है, उसकी मर्जी, मैं नहीं दे रहा लोन पेयर्स, तो भाई ये देखो ना, ये दो NH2 इस तरह से थे इसके पास, ठीक है ना। सबसे बेटर है ना कि हाइड्रोजन को निकाल के भगाएगा। ये लोन पेयर है इस नाइट्रोजन के पास, ठीक है ना, तो ये हाइड्रोजन को भगा देगा यहाँ से, भागो भागो भागो, ठीक है। क्या आके लगेगा इसके पास, CH2 COO नेगेटिव, CH2 COO नेगेटिव, CH2 COO नेगेटिव, एंड द फोर्थ वन CH2 COO नेगेटिव। दिस इज इथाइलिन डायअमाइन टेट्रा एसीटेट। समझ में आया स्ट्रक्चर। अब ये क्यों है पॉलीडेंडेट, भाई ये यूं है पॉलीडेंडेट क्योंकि 1 पेयर, 2 पेयर, 3, 4, 5 एंड 6 पेयर्स। इसको हेक्साडेंटेट लिगेंड भी बोला जाता है क्योंकि ये एक पॉलीडेंटेट लिगेंड है। आई होप मेरा इतना समझाने से समझ में आ गया। मैंने एक स्ट्रक्चर पे इतना टाइम आपको इसीलिए दिया है बच्चा, क्योंकि एग्जाम में आपको लिगेंड के रूप में ये बहुत कई तरह से आपको दिखाई देगा, कई तरह से। अभी एक टाइप और बताऊंगी इसका, अभी मैं, इतना इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, ये बहुत तरह से लिख के आपको दिखाई देता है, आपके बुक्स के अंदर भी लिखा दिखाई देगा, ठीक है। समझ में आया, ओके। चलिए क्वेश्चंस करेंगे तो और चीजें समझ में आपको EDTA समझ में आ गया, यानी कि आप पॉलीडेंटेट लिगेंड समझ गए, ठीक है। चलिए वापस आते हैं सेकेंडरी वैलेंसी पे, ठीक है। सेकेंडरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी आपको समझ में आ चुकी है। नाउ व्हाट इज सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी वो होती है जिसमें हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर को काउंट करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हुए हैं, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हुए हैं, ठीक है। जैसे मेटल के पास मैंने कहा अगर 4 लिगेंड आए हैं तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, आपके 4 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, क्योंकि 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं तो ये 4 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। यानी कि कितनी सेकेंडरी वैलेंसी हो गई इस मेटल की, 4 सेकेंडरी वैलेंसी हो गई। लेकिन लिगेंड पे भी डिपेंड करता है भाई कि वो मोनोडेंटेट है, वो बायडेंटेट है, या वो पॉलीडेंटेट है। क्योंकि जितने, अब बताती हूँ एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी, कि कितने नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं किसी मेटल के पास, यानी कि कौन कितने लिगेंड कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लेके आ रहा है, ठीक है। हमें लिगेंड से मतलब नहीं है, हमें मतलब है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। मेटल के पास कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, यानी कि वो उसकी सेकेंडरी वैलेंसी है इन शॉर्ट। फॉर एन एग्जांपल बच्चा, फॉर एन एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहां से। कोई मेटल है उसके पास 2 लिगेंड आए, आपने देखते बोल दिया अरे ये तो भैया कौन सा है, डेंसिटी 2 है इसकी, और ये तो आपका सेकेंडरी वैलेंसी में आएगा, और इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो गई, 2 हो गई। लेकिन क्या आपको पता है अगर मैंने इसको यहाँ पे EDTA लगा दिया तो क्या अब भी सेकेंडरी वैलेंसी 2 है। चलो ये मैंने माना, मैंने अमोनिया आपको दिया था, ये मोनोडेंटेट लिगेंड था, मैंने आपको अमोनिया दिया, आपके पास एक पेयर आया तो आपने कहा यहाँ पे तो 1 वैलेंसी हो गई। क्या यहाँ पे EDTA लगने से क्या 2 वैलेंसी हो जाएंगी सेकेंडरी, कैसा होगा बच्चे, कितनी वैलेंसी होती है इसकी, कितने नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, 6, तो कितनी सेकेंडरी वैलेंसी हो गई, 7, 1 यहां से और 6 यहां से। किसी मेटल की कितनी सेकेंडरी वैलेंसी हो गई, 6 पेयर यहां से आ रहे हैं और 1 पेयर यहां से आ रहा है, तो कितने हो गए, 7 पेयर। तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो गई बच्चा, 7 हो गई। समझ में आ गया। और मेटल के ऊपर सपोज कीजिए +4 चार्ज आ रहा है, तो प्राइमरी वैलेंसी क्या हो गई, प्राइमरी वैलेंसी हो गई 4, और सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो गई कि कितने नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उसके पास लिगेंड के साथ, वो है आपका सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है बच्चा। चलिए वेरी गुड। ये सब कहा आपके अल्फ्रेड वर्नर ने, ये उनकी कही हुई कहानियां थी जो कि सच है, कहानियों की तरह मत पढ़िएगा इसको, सच बात है। ठीक है, समझ में आ गया। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, आप लोगों ने अपनी बुक के अंदर बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस को देखा होगा। कॉम्प्लेक्सेस का मतलब क्या होता है कि ऐसे कंपाउंड्स जो आपको इतने बड़े स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाई देते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है इस तरह से, ठीक है ना, फॉर एन एग्जाम्पल, और यहाँ पे भी कुछ लिखा है आपका, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है,
ठीक है। तो इस पूरे को, जो स्ट्रक्चर आपने बना हुआ देखा अपनी आंखों के सामने, इसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में हमारे कुछ नेम्स होते हैं, हमने अलग अलग सबको कुछ ना कुछ नेम दे रखा है। जो आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी एंटिटी दिखाई देगी, इस पूरे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी एंटिटी आपको दिखाई देगी, इसको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये नाम आपको पता होने चाहिए, एग्जाम में नहीं पूछेगा कोई, बट वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, और आपकी नॉलेज के लिए तो है ही कि यू शुड नो इफ यू आर स्टडिंग कोऑर्डिनेशन कॉम्पाउंड्स। ठीक है, दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो आपको एंटिटी दिखाई देगी, जरूरी नहीं है कि हमेशा दिखाई देगी, बट जब भी दिखाई देगी, इसको बोला जाता है आयोनाइजेशन स्फीयर। क्या बोला जाता है बच्चा? आयोनाइजेशन स्फीयर। समझ में आ गया? ठीक है, ये तो आपको पता है ये लिगेंड होते हैं, दीज आर लिगेंड्स जो अटैच होने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, और ये है आपका मेटल, इट इज नोन एज सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल भी पहचानना आपको आना चाहिए, दिस इज सेंट्रल मेटल। समझ में आ गया? अब सपोज कीजिए यहाँ पर कोई वटेवर कोई भी चार्ज है, तो ये क्या होता है? ये ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है किसी भी मेटल का, या फिर आपको मैंने भी पढ़ाया था नेक्स्ट अपनी प्रीवियस वीडियो में, इसको प्राइमरी वैलेंसी कहा जाता है। ठीक है, और कितने लिगेंड अटैच है, कितने नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ, वो नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है डेंसिटी, यानी कि वो क्या हो जाता है? उसका सेकेंडरी वैलेंसी हो जाता है। किसका सेकेंडरी वैलेंसी हो जाता है? इस मेटल का सेकेंडरी वैलेंसी हो जाता है। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए वेरी गुड। 2-3 बातें और बताते हैं हम इसके बारे में। ये तो पूरा आपका था कोऑर्डिनेशन किसी भी कॉम्प्लेक्स के बारे में कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। आपको 2 तरह के कॉम्प्लेक्सेस देखने के लिए मिलेंगे बेटा, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस एंड हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। बड़ा इजी सा मीनिंग है, बट बच्चे इसका आंसर नहीं कर पाते। ठीक है, होमोलैप्टिक एंड हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, क्या मतलब है? होमो से मतलब समझ रहे हो? होमो मतलब एक जैसा। भाई 9th क्लास से, उसी प्रीवियस क्लास से, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। होमोजिनस क्या मीन्स? एक जैसा, जिसमें आप डिफ्रेंशिएट ना कर पाओ। तो होमोजिनस यानी कि होमोलैप्टिक वर्ड वहां से निकल कर आया है। होमो का मतलब ऐसा मेटल जिसके पास एक ही तरह के लिगेंड्स हैं, कोई डिफरेंट लिगेंड नहीं है उसके पास, दैट इज होमोलैप्टिक लिगेंड, यानी कि होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, हेट्रो का मतलब क्या हो गया? कि इसके साथ कोई और तरह के भी लिगेंड अटैच है, दिस इज नोन एज नाउ हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। समझ में आ गया? जब एक ही तरह के लिगेंड प्रेजेंट होंगे किसी मेटल के पास, तो उसे बोला जाएगा होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। और जब 2 तरह के या एक से ज्यादा टाइप्स के अगर लिगेंड्स प्रेजेंट होंगे, तो उसको बोला जाएगा हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। अंडरस्टूड आई होप? ठीक है, समझ में आ गया? चलिए वेरी गुड। तो हम लोग सीखने जा रहे हैं बच्चा आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कॉम्पाउंड्स। ठीक है, आइसोमेरिज्म से बहुत अच्छे से आप लोग समझते हो, जो आइसोमर्स बनाते हैं। ठीक है ना, यानी कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज डिफरेंट ओनली, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम। ठीक है, वो आपके आइसोमर्स होते हैं और उस फिनोमेनन को हम आइसोमेरिज्म बोलते हैं। आपको यहाँ पे 2 तरह के आइसोमेरिज्म पढ़ने हैं बेटा। फर्स्ट आपको पढ़ना है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ओके, एंड सेकेंड टाइप यू हैव टू स्टडी, दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। समझ में आ गया? ठीक है, अब पहले पढ़ते हैं हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है बच्चा? स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आप 2 तरह के आइसोमेरिज्म को स्टडी करते हो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब ज्योमेट्रिकल में भी 2 टाइप से आप लोग पढ़ते हो, दैट इज सिस एंड ट्रांस। ठीक है ना, अब सिस ट्रांस का डिफरेंस आपको कैसे पता चलता है बेटा? सिस ट्रांस का डिफरेंस आपको ऐसे पता चलता है, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स दे रखा है, ठीक है, प्लेटिनम है, अमोनिया है, ठीक है ना, प्लेटिनम है और अमोनिया है, यहाँ पे क्लोरीन है आपके पास। ठीक है, अब देखिए आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये देखो इनके डायगोनल क्या है? डिफरेंट है। डायगोनल क्या है? डिफरेंट है। लेकिन अगर एडजेसेंट देखोगे तो सेम है, एडजेसेंट देखोगे तो सेम है, यानी कि ये कौन सी कन्फर्मेशन है? ये सिस कन्फर्मेशन है। ठीक है, एक और कर बना के दिखाती हूँ। यहाँ प्लेटिनम है, अब की बार यहाँ पे अमोनिया है, यहाँ पे अमोनिया है, यहाँ पे Cl है और यहाँ पे Cl है। अब क्या दिख रहा है कि डायगोनल तो सेम है ना, लेकिन देख रहे हो साइड में क्या है? ये डिफरेंट है। साइड में कहीं से भी देख लो क्या है? ये डिफरेंट है।
तो इसे बोलते हैं ट्रांस कन्फर्मेशन। क्या बोलते हैं बच्चा? इसे बोलते हैं ट्रांस कन्फर्मेशन। समझ में क्या आया इससे बच्चा? मैं शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ लर्न करने की, कि अगर आपके डायगोनल्स सेम है, अगर आपके डायगोनल्स सेम है तो कौन सी कन्फर्मेशन होगी? ट्रांस। अगर आपके डायगोनल्स डिफरेंट है तो कौन सी कन्फर्मेशन होगी? सिस। अगर इस ट्रिक से याद करोगे जिंदगी में कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सिस का मतलब वैसे सेम होता है, लेकिन ट्रिक क्या है इसकी? डिफरेंट वाली, कि डायगोनल्स क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। बस एक लर्न कर लीजिए, दूसरी ट्रिक अपने आप लर्न हो जाएगी। ठीक है, तो ये थे आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर्स में क्या होता है बच्चा? ऑप्टिकल आइसोमर, आपने ऑप्टिकलिटी यानी कि ऑप्टिकल आइसोमर्स के बारे में अगर पढ़ा हो, अगर आपने पढ़ा होगा अपने प्रीवियस चैप्टर हेलो एल्केन में, अगर आपने पढ़ा हो बच्चा, वहाँ पे आपने पढ़ा था कायरल कॉम्पाउंड्स, पढ़े थे ना? ठीक है, कायरल कॉम्पाउंड्स पढ़े थे। अब देखो जो आपके मिरर इमेजेस होते हैं, जो आपके मिरर इमेजेस, सपोज ये मिरर है, ठीक है ना, यहाँ कोबाल्ट है, यहाँ पे आपका इन है, इन और इन है, ठीक है ना। इसकी मिरर इमेज कैसी बनेगी? कुछ ऐसी बनेगी, ऐसी बनेगी ना मिरर इमेज। ये देखो ना, ये ऐसे दिखाई देंगे, ये ऐसे दिखाई देंगे, और ये आपको अपोजिट दिखाई देंगे। ये मिरर इमेजेस हो गई। तो जब कोई मिरर इमेजेस बन जाती है, ठीक है, और ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है। नॉन सुपर इम्पोजिबल का मतलब क्या है? कि अगर इसके ऊपर इसको उठा के रखोगे तो ये इसके ऊपर नहीं आएगा। देखो ना, ये वाला इन कहाँ आएगा? इधर आएगा। ये वाला इन कहाँ आएगा? इधर कहीं आएगा। और ये वाला इन कहाँ आएगा? इधर कहीं आएगा। तो नॉन सुपर इम्पोजिबल हो गई। अपने एक हैंड को दूसरे हैंड के ऊपर रख के देखो, जो हथेली वाला, हथेली के पार्ट को हथेली के बैक साइड को ऊपर करके रखो बच्चा, तो वो आपका नॉन सुपर इम्पोजिबल है। ठीक है, तो ये है, तो देखो मिरर इमेजेस है नहीं, लेकिन जब आपने इसको ऐसे किया और यहाँ पे रखा तो ये क्या हो गया? नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो वो बोलते हैं आपको ऑप्टिकल आइसोमर्स। ये क्या कहलाते हैं बेटा? ऑप्टिकल आइसोमर, यानी कि कायरल कॉम्पाउंड्स। ठीक है, यानी कि वो कॉम्पाउंड्स जो कायरल है और नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स। समझ में आ गया? ठीक है, अब नेक्स्ट स्टडी करते हैं हम लोग अपना स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जिसमें हमारा फर्स्ट टाइप है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज से क्या मतलब है बच्चा? आपको ना पता है एग्जाम में कैसे आता है? डेफिनेशंस तो बहुत रेयरली आज तक पूछी गई हैं, आपको एग्जाम्पल गिवन होता है, पहचानना होता है कौन सा आइसोमेरिज्म है, और बड़ा ईजी होता है। अब देखो लिंकेज आइसोमेरिज्म कैसे पहचानोगे? आपने नाइट्रो कंपाउंड के बारे में सुना होगा। इसको लिखने का एक तरीका और है हमारे पास, इस तरह से ONO। ठीक है, एक होता है साइनाइड, आपने पढ़ा होगा, इसको ऐसे भी लिखते हैं, जिसे बोलते हैं आइसोसाइनाइड। ठीक है, समझ में आया? ओके, ये कौन से वाले लिगेंड होते हैं? ये लिगेंड कहलाते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। आपको पढ़ाया था मैंने, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स, वो लिगेंड्स जिनमें 2 डोनर साइट्स अवेलेबल होती हैं, यानी कि ये भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, डिपेंड करता है अटैक कौन करने आ रहा है या इसको अटैक कहाँ पे करना है, ये भी डोनेट कर सकता है। ऐसे ही यहाँ कार्बन भी कर सकता है और नाइट्रोजन भी कर सकता है। तो जब एक ही ग्रुप के अंदर 2 अटैकिंग साइट्स होती हैं या 2 डोनर साइट्स होती हैं, उन्हें बोलते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। एम्बी, इसका मतलब आपको पता है, समझ में आ गया? मैंने कल की क्लास में बताया था आपको डेंटेट का मतलब क्या होता है। ठीक है, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स बोलते हैं व्हेन इन अ सिंगल ग्रुप 2 डोनर साइट्स आर अवेलेबल। ठीक है, तो ऐसे बेटा आइसोमर्स आपको दिखाई देंगे, ऐसे आपको 2 एग्जाम्पल वो लिख के देंगे जिनमें आपको एम्बीडेंटेट लिगेंड्स दिखाई देंगे। तो देखते ही आप पहचान जाओगे बेटा कि अरे ये तो लिंकेज आइसोमर्स है। ठीक है, कैसे एग्जाम्पल दिखाई देंगे आपको? देखो, आपको इस तरह का एग्जाम्पल दिखाई देगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड Cl2, इट्स अ कोऑर्डिनेशन कॉम्पाउंड, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है आपका। ठीक है, आपको ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब आपको इसी के साथ एक और कौन सा कॉम्पाउंड देगा? आपको देगा इस तरह से लिखा हुआ, तो देख के समझ जाओगे, नहीं समझ जाओगे? ये देखो NO2 लिखा है और ONO, बस इसी में डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है।
आप देखते पहचान जाओगे कौन सा आइसोमर है, ये लिंकेज आइसोमर है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एम्बिडेंटेट लिगेंड का डिफरेंस होता है। समझ में आ गया? या फिर इसकी जगह क्या लिखा होगा, एग्जाम्पल बता देती हूँ। हो सकता है यहाँ पे साइनाइड लिखा हो और यहाँ पे क्या लिखा हो, आइसोसाइनाइड, तो आपको ऐसे डिफरेंस से पता चल जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है बच्चा, समझ में आ गया बच्चा? ठीक है, चलिए सेकंड टाइप पे चलते हैं। सेकंड टाइप है वो कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। अब कोऑर्डिनेशन आइसोमर का मतलब क्या है बच्चा? इसमें आपको किस तरह के आइसोमर्स दिखाई देंगे? बड़े सिंपल से आइसोमर है। इसमें पता है क्या होता है, आपके मेटल, सेंट्रल मेटल में चेंजेस होते हैं, ठीक है ना। अब देखो सपोज कीजिए आपको ये दे रखा है, इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स आपको दे रखा है, ठीक है ना, ये कॉम्प्लेक्स आपको दे रखा है, ठीक है। एक तो ये दे दिया, ये पूरा एक ही कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। और दूसरा कॉम्प्लेक्स क्या दे देंगे आपको, जरा देख के मुझे बताइए क्या डिफरेंस है इसके अंदर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? यस बच्चा, इन दोनों में डिफरेंस है कि आपको जो मेटल्स हैं वो एक्सचेंज हो गए हैं, दिख रहा है ना, आपके सिर्फ जो मेटल्स एक्सचेंज हो गए हैं, या क्या कह सकते हो कि लिगेंड एक्सचेंज हो गए हैं। बात तो एक ही है, बात तो एक ही है। तो मतलब जहाँ पे एक्सचेंज हो जाए, या तो आपका सेंट्रल मेटल एटम समझ लो या आपके लिगेंड का समझ लो, और है सब कुछ सेम, है सब कुछ दोनों में सेम, देख लो। इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेट किया है, बस सिंपल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है और कोऑर्डिनेशन कर रखा है, कोई चेंज नहीं हुआ, सब कुछ सेम है, बस उन आपस में एक्सचेंज हो गए हैं। दिस इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। इन्हें बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। अंडरस्टूड? ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अब आयोनाइजेशन आइसोमर्स कौन से होते हैं, कुछ समझ में आ रहा होगा, आयोनाइज होना है ना। आयोनाइज कैसे हो रहे हैं बच्चा, मतलब आयोनाइजेशन स्फीयर में डिफरेंस है, खाली वहां पे चेंजेस आ रहे हैं। देखो क्या होता है आयोनाइजेशन स्फीयर, पता है, जो बाहर होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर से, है ना। ये आपको कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपको कोई दे रखा है, ठीक है ना। एक ये कॉम्प्लेक्स आपको दे रखा है और एक कॉम्प्लेक्स आपको ये दे रखा है, ठीक है। क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है? यस बच्चा, आपको दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपका जो आयोनाइजेशन स्फीयर है वो अंदर बाहर जा रहा है ना, वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर जा रहा है। तो सिर्फ, और देखो चेंज कुछ नहीं हो रहा कहीं पे, बस सिर्फ आपको यहाँ पे चेंज दिखाई दिया, तो दिस इज योर आयोनाइजेशन, मीन्स आयोनाइजेशन स्फीयर में चेंज हो रहा है, इट इज आयोनाइजेशन आइसोमर्स। समझ में आ गया? ठीक है बच्चा, चलिए लास्ट है अब आपका यहाँ पे सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, ठीक है। सॉल्वेट से क्या समझते हो, कुछ वाटर से जुड़ी हुई चीज समझते हो। सॉल्वेट मीन सोल्यूबल है कुछ चीजें, है ना, कोई सोल्यूट एंड सोल्यूट सॉल्वेंट की बात हो रही है, ठीक है। सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, इसमें क्या होता है, इसका एक नाम हो रहा है बच्चा हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। अब तो पक्का ही समझ में आ जाएगा, इसलिए ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में बहुत रेयरली पूछा जाता है। जो 3 मैंने अभी पढ़ाए हैं वहीं से क्वेश्चन आते हैं आपको, या फिर ट्रांस और सिस से आते हैं, ऑप्टिकल से भी बहुत रेयरली क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्या है इसमें, किस में चेंज होगा, देखो बच्चा, आपको ये तो एक आइसोमर दे रखा होगा, ये वाला क्रोमियम H2, ऑब्वियसली जब सॉल्वेट की बात कर रहे हैं वाटर तो होगा ही प्रेजेंट, ठीक है। ये आपको कोऑर्डिनेशन स्फीयर बंद हो गया, बाहर है आपका Cl2.H2O, ठीक है। एक आपको ये दे रखा होगा, एक क्या दे रखा होगा आपको, CrH2O6Cl3। जरा देख के पहचानो क्या चेंज है, देख के पहचानो क्या चेंज है बच्चा। यहाँ पे H2O5 है, सॉरी H2O5, यस बच्चा। देखो यहाँ पे वाटर 5 और वाटर 1 कितने हो गए, 6 वाटर हो गए, और ये देखो Cl3 और ये Cl3 एक साथ लिख दिया, यानी कि जहाँ पे वाटर का ब्रेकडाउन हो जाए, सॉल्वेट सॉल्यूशन बन जाए, आपका सोल्यूबल हो जाए हाइड्रेट मॉलिक्यूल, दैट इज योर सॉल्वेट आइसोमेरिज्म और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, इसकी वजह से सोल्यूबिलिटी में डिफरेंस आता है इन कॉम्प्लेक्सेस में, और कलर चेंज हो जाते हैं, पता है। जो मैंने बाद में लिखा है इसका कलर होता है वॉयलेट, ठीक है, और जबकि कुछ चेंज नहीं है ज़्यादातर, ठीक है। क्या चेंज है, सिर्फ Cl3 बाहर आ गए और H2O6 पूरा का पूरा अंदर है, इसका कलर होता है वॉयलेट, ठीक है, VIO, ओके।
और इसमें डिफरेंस क्या है, इसका कलर क्या होता है, दैट इज ग्रेइश ग्रीन, ग्रेइश ग्रीन कलर होता है इसका। बस ये चेंज आ गया, देखो कितना बड़ा चेंज आ गया सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल के डिसोसिएट होने से। आगे समझो बच्चा। तो ये थे आपके सारे आइसोमर्स, ये थे सारे आइसोमेरिज्म्स, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, सिस ट्रांस आपने पढ़ा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपने पढ़ा, लिंकेज आइसोमेरिज्म पढ़ा आपने, और क्या पढ़ा, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म पढ़ा आपने, हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म पढ़ा, और आपने एक टाइप का और पढ़ा था दैट इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, रहने वाले हैं वीबीटी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। ठीक है, वीबीटी का मतलब क्या है, इसमें हम लोग स्टडी करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या होता है एग्जैक्टली आपको ये पता होना चाहिए बच्चा। वैलेंस, ठीक है, वैलेंस का मतलब क्या है बच्चा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं किसी भी वैलेंस से, यानी कि लास्ट सबशेल के अंदर, ठीक है ना, कोई भी आपका एटम है, और कोई भी एटम कौन सा, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अपने डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, हम उसी को स्टडी कर रहे हैं क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही है जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और हम ये चैप्टर जो स्टडी कर रहे हैं वो है आपका कोऑर्डिनेशन कॉम्पाउंड। तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन कॉम्पाउंड के अंदर, यानी कि कोऑर्डिनेशन कॉम्पाउंड्स जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, और डी ब्लॉक एलिमेंट्स के ही जो लास्ट सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि डी सबशेल ही लास्ट सबशेल है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दो डिफरेंट टर्म्स होती हैं बेटा, एक होता है वैलेंस, एक होता है वैलेंसी। वैलेंस का मतलब होता है, सपोज कीजिए किसी भी एटम का कॉन्फ़िगरेशन है D8, ठीक है, तो D8 का मतलब क्या हुआ, D8 का मतलब हुआ कि उसके लास्ट सबशेल में आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास। तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि लास्ट सबशेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। ठीक है, वैलेंसी का मतलब क्या होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी या ज़्यादा है उसके पास, जिसकी वजह से लॉस या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि डोनेशन होगा और एक्सेप्ट होगा। ठीक है, अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है इसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, 2 अगर इसे कहीं से मिल जाए तो इसका D10 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई, वैलेंसी हो गई 2। ये डिफरेंस होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी में। तो हम जो यहाँ पे स्टडी करेंगे इस वीबीटी के अंदर वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को स्टडी करेंगे, हमें इस वैलेंसी से कोई मतलब नहीं होगा। समझ में आ गया बच्चा? ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, अब बॉन्ड का क्या मतलब है, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ऑब्वियसली वो बॉन्ड बनाएंगे किसी ना किसी के साथ, तो उसी बॉन्डिंग को हमें स्टडी करना है अपनी इस थ्योरी के अंदर। कौन बॉन्डिंग की, किसकी बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं, वो बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बनाने वाले हैं, किसके साथ, आपके लिगेंड्स के साथ। और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, आपके सेंट्रल मेटल के पास। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये है वीबीटी का मतलब, जो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए इसके अंदर की बातों को स्टडी करने से पहले। ठीक है, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। ठीक है, अब देखिए इस वीबीटी के अंदर हम ना कुछ शेप्स, कुछ स्ट्रक्चर्स, कुछ ज्योमेट्रीज को हम लोग स्टडी करेंगे बच्चा। ठीक है, वीबीटी एक्चुअली जब देखो ना, आप खुद सोच के देखो, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाएंगे, है ना, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाएंगे तो बॉन्ड की वजह से कोई ना कोई शेप या स्ट्रक्चर बनने वाला है ना, बनने वाला है। और आपने एक टर्म स्टडी किया होगा अपनी प्रीवियस क्लासेस में, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। 11th क्लास में आपने स्टडी किया होगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन से बनती है। हाइब्रिड ऑर्बिटल का मतलब क्या है, सपोज कीजिए फॉर अ बेसिक एग्जांपल, वेरी बेसिक एग्जांपल आई एम टेकिंग ऑफ CH4 बेटा। कार्बन है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा कार्बन का, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एटॉमिक नंबर, इट इज 6, कॉन्फ़िगरेशन विल बी 1s2 2s2 2p2 हो गया ना, 2 4 and 6। ओके, H हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर इज 1, व्हाट इज कॉन्फ़िगरेशन, इट इज 1s1। ओके, कितने हाइड्रोजन है एक कार्बन के पास, 4 हाइड्रोजन है एक कार्बन के पास। ठीक है, तो जो एक कार्बन है उसके पास लास्ट सबशेल में 2p2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक हाइड्रोजन आया 1s1 के साथ, एक और हाइड्रोजन आया 1s1 के साथ, एक और हाइड्रोजन आया 1s1 के साथ, एक और हाइड्रोजन आया 1s1 के साथ। क्यों आए इतने सारे हाइड्रोजन्स, क्योंकि इस p सबशेल में जो कि कार्बन का है कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओनली 2। इसे फर्दर कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अभी, 1 2 3 and 4। क्यों, उसे 4 इलेक्ट्रॉन्स अभी चाहिए,
तो इसीलिए वो 4 इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए ये 4 हाइड्रोजन आए हैं। आया समझ में क्यों 4 हाइड्रोजन आते हैं? दोबारा समझिए बच्चा। देखिए, कार्बन के पास 2p2 लास्ट सब शेल है, इतना समझ में आया। 2p2 का मतलब क्या है? p को देखिए खाली, p में 3 सब शेल्स 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। 3 ऑर्बिटल्स के अंदर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ओनली, ठीक है ना। 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हैं। इसे अगर पूरे के पूरे, क्योंकि एक p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 1 2 3 4 5 एंड 6 होने चाहिए, बट यहाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है इसके पास? अभी 4 की कमी है। तो 4 इलेक्ट्रॉन देने के लिए 4 हाइड्रोजन ही तो आएंगे उसके पास, क्योंकि एक हाइड्रोजन तो एक ही दे सकता है ना। समझ में आया? ठीक है, तो इस तरह से ये फिलिंग होती है। यहाँ पर किस तरह से फिलिंग होती है अब आप समझो। एक हाइड्रोजन आएगा अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके, तो वो यहाँ पे आ गया। एक और हाइड्रोजन आया, उसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। एक और आया, उसका यहाँ पे आ गया। एक और आया, उसका यहाँ पे आ गया। आया समझ में? ठीक है। अब ये हुआ कैसे? आपने देखा कि कार्बन के पास तो p सब शेल था जो कि डंबल शेप का होता है, हाइड्रोजन के पास s सब शेल था जो कि स्फेयर शेप का होता है ना, स्फेयर शेप का होता है। तो इनकी आपस में इस तरह से ओवरलैपिंग होती है, इन सब शेल्स की इस तरह से ओवरलैपिंग होती है। इसे बोलते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग, इसे बोलते हैं साइडवेज ओवरलैपिंग। इन ओवरलैपिंग्स की वजह से आपके ये वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। इन्हीं ऑर्बिटल की फॉर्मेशन की वजह से हम एक टर्म बोलते हैं, फिनोमेनन का नाम दिया है हम लोगों ने, एक प्रोसेस का नाम दिया है हाइब्रिडाइजेशन। यानी कि जहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है उसे हाइब्रिडाइजेशन बोला जाता है। आ गया समझ में व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? तो इस वीबीटी के अंदर हम लोग इस हाइब्रिडाइजेशन को भी स्टडी करेंगे, जिसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आपके बनने वाले हैं, ठीक है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपके पास सबसे बेसिक जो यहाँ पे आपको लोवेस्ट हाइब्रिडाइजेशन देखने के लिए मिलेगी वो है आपकी sp3। और आप प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हो कि अगर आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसका मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। इसके बाद आती है आपकी dsp2। इसका मतलब क्या है? स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर होगा। कैसे? अभी हम कॉम्प्लेक्सिस को स्टडी करेंगे पूरा डीप में, तो आपको समझ में आएगा। इट इज स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर है आपका sp3d, ये कौन सी होगी? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल स्ट्रक्चर होगा, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है। इसके बाद होगा आपका sp3d2, इसमें होगा आपका ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। एंड सिमिलरली इन d2sp3, ठीक है, इसमें भी आपका ऑक्टाहेड्रल होगा। अब आपको होगा मैम ये तो सेम टू सेम लग रहे हैं हमें ये दोनों तो, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे d2 बाद में है, d2 पहले है। अभी हम पढ़ेंगे, मैं आपको 2 तरह के लिगेंड्स पढ़ाऊंगी अभी। एक होंगे आपके स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, और एक होंगे आपके वीक फील्ड लिगेंड्स, ठीक है। ये जो d2 बाद में जो आया है ये आया है वीक फील्ड लिगेंड की वजह से, और जो d2 पहले आया है ये आया है आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से। आया समझ में? ठीक है। चलिए, अभी समझ में ढंग से नहीं आया होगा, अब हम एग्जाम्पल से समझेंगे। लेकिन वीबीटी में करना क्या है, पढ़ना क्या है, वो आप लोगों ने समझ लिया, ठीक है। हम लोग बेसिक एग्जाम्पल लेके चलते हैं सबसे पहले वीबीटी का, दैट इज CONH3 पॉजिटिव। समझ में आया? ठीक है, आपका एक बेसिक एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया। सबसे पहले इसके अंदर आपको सेंट्रल मेटल को पहचानना आना चाहिए, यानी कि जिससे सबने बॉन्ड बनाया हुआ है। कौन है वो? ठीक है, आपका कोबाल्ट, CO आपका यहाँ पे बैठा हुआ है। NH3 ने 6NH3 ने आके इसके साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। किस तरह से बॉन्ड बनता है? इस तरह से, ठीक है। ये आपके देखो 4NH3 आ गए। ये 4NH3 कैसे आए हैं? ये आए हैं आपके प्लेन में, ये आपके सिंगल प्लेन में है, जैसे कि पेपर होता है आपका, पेपर की तरह ये जमीन पर पड़े हुए हैं, ठीक है। और एक होता है आपका ऊपर की तरफ अपर प्लेन में, एक होता है डाउन द प्लेन, ठीक है। यस, तो ये है आपका NH3 और NH3। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर जो बना आपका, इट इज ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर।
ऑक्टा से कंफ्यूज मत होना कि 8 मतलब होता है, नहीं, यहाँ पे 6 मतलब होता है आपके कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के चैप्टर के अंदर। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए आपने देखा स्ट्रक्चर कैसे बना, क्या बना, बट अब देखो तो सही, पूरा जो करके दिखाना है आपको एग्जाम में वो आपको सीखना है बच्चा। ठीक है, जो एग्जाम में आपको करना है। देखिए बच्चा, आपने सेंट्रल एटम को पहचान लिया, उसका एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए। आपको मैंने डी ब्लॉक एलिमेंट्स कराए थे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम। आई होप आप लोगों ने लर्न कर लिए होंगे, तभी आप एटॉमिक नंबर बता सकते हो। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। 21, 22, 23, 24, 25, 26 एंड 27। तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 27। ठीक है, अब 27 एटॉमिक नंबर कोबाल्ट का होता है, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आपको आनी चाहिए। मैंने सिखाया था डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर कि स्टार्टिंग में जो 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हम आर्गन को डोनेट कर देते हैं, पूरे के पूरे आर्गन की जगह उसको ऐसे ऐसे लिख देते हैं। बाकी कितने बचे आपके पास? 9 इलेक्ट्रॉन्स बचे, तो 9 इलेक्ट्रॉन्स को आपको 3D और 4s में फिल करना है। तो कैसे फिल आप लोग करते हो? 3D 7 4s 2 ऐसे फिल करते हो। तो यह है कॉन्फ़िगरेशन किसकी? आपकी। ठीक है बच्चा, ये होगी कॉन्फ़िगरेशन कोबाल्ट की। अब देखिए इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट का, देखो फर्स्ट स्टेप था आपका कॉन्फ़िगरेशन लिखना। सेकंड स्टेप है बच्चा आपको इस कोबाल्ट की जो सेंट्रल मेटल एटम है उसकी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे? जब आपको लिगेंड्स के ऊपर चार्ज पता होगा। अमोनिया के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल कॉम्पाउंड होता है बच्चा। ठीक है, जब न्यूट्रल कॉम्पाउंड है तो कोबाल्ट का तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, उसको एक्स एज्यूम करोगे, x + 6 × 0। ठीक है, और इक्वल टू में क्या आ गया आपके पास? कॉन्फ़िगरेशन सॉरी, आपको ऑक्सीडेशन नंबर दे रखा है, पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज दे रखा है, दैट इज 3। वो आप यहाँ पे लिखोगे, तो ये क्या आ गया? x = 3, यानी कि कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया? 3 आ गया। समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ गया बच्चा? ठीक है, तो हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया कोबाल्ट का। ठीक है, अब जब कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकल गया तो हमें कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है अब ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंग। विदाउट ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंग क्या कॉन्फ़िगरेशन थी बच्चा? 3D 4s, इट वॉज 3D 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड 4s 2, ये कॉन्फ़िगरेशन थी। लेकिन जब कोबाल्ट हमें पता चल गया कि +3 ऑक्सीडेशन नंबर में है, तो क्या कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी बेटा? आपको मैंने बताया था सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से निकलते हैं? सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं आपके 4s से। तो यहाँ पे क्या हो गया? 0, यहाँ तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा आपका, और एक इलेक्ट्रॉन जाएगा आपका यहाँ से। तो कितना इलेक्ट्रॉन, सॉरी आपका इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ भी तो है ना, आपका इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो आपको कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1 2 3 4 5 एंड 6, 3 इलेक्ट्रॉन्स आपने दे दिए। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो गई आपकी 3D 6 4s 0। ठीक है बच्चा, क्योंकि आपने जो लास्ट इलेक्ट्रॉन वो यहाँ पे फिल किया था ना बेटा, तो वहीं से तो निकलेगा ना आपका, यहाँ से तो कभी इलेक्ट्रॉन निकलता ही नहीं है, क्योंकि आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ना, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वहाँ से निकलते हैं। ठीक है, चलिए आपको इतना समझ में आ गया बेटा। अब देखिए बेटा, अब जब हमने कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया कोबाल्ट 3+ का, अब नंबर आता है इन लीगेंड का, क्योंकि जब लीगेंड बॉन्ड बनाने के लिए आए हैं, जो ये लीगेंड आते हैं बेटा, ये लीगेंड आते हैं बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है ना, कोबाल्ट से इनको बॉन्ड बनाना है। अब देखो क्योंकि 6 अमोनिया आपके पास है, तो आप देखो आपके पास सबसे पहले अब आपको क्या पता करना है कि आपको जो लीगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है या फिर वीक फील्ड लीगेंड है। ठीक है, मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ लर्न करने की। आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि कार्बोनिल, साइनाइड, ठीक है, और आपका अमोनिया, ठीक है, ये आपके आते हैं वीक फील्ड लिगेंड के अंदर। आप चाहो तो अपनी एनसीईआरटी में देख सकते हो, पेज नंबर 132 पे है बेटा, जिसे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के नाम से जाना जाता है। सबसे ज़्यादा कार्बोनिल आपका होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, उससे कम होता है साइनाइड, और उससे कम होता है आपका अमोनिया। जो इंपॉर्टेंट है वही लर्न करने हैं। और जो आपके वाटर होता है, वाटर आता है इन बिटवीन, और सबसे कम वाले में आते हैं आपके हैलोजेंस। सारे जितने भी हैलाइड्स हैं वो सारे आपके वीक लिगेंड्स होते हैं। तो हमारे पास तो अमोनिया है, तो अमोनिया किस लिगेंड में आता है बच्चा, किस कैटेगरी में आता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की कैटेगरी में आता है। तो अब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड करता क्या है, हमने क्यों पता किया कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है बेटा?
इसको पता करने का रीज़न है क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं बेटा, ये करा देते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग। क्या करा देते हैं? इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करा देते हैं, ठीक है। और जो वीक लिगेंड्स होते हैं वो पेयरिंग नहीं करवा पाते क्योंकि वो वीक है, उनमें ताकत ही नहीं है इतनी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड में ताकत होती है, वो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवा देते हैं। अब देखो पेयरिंग कैसे होगी बच्चा। अब देखो आपके पास ये एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है यहाँ पे, है ना। तो क्या हो सकता है कि अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ तो पेयर बना हुआ है, ठीक है ना। अगर ये वाले अकेले हैं, ये चारों अकेले हैं, ठीक है ना, अगर ये चारों आपस में पेयरिंग कर ले तो क्या होगा, ये वाला इधर आ जाए और ये वाला इधर आ जाए, तो ये क्या होगा बच्चा, इनके पेयर बन गए। किसकी वजह से हुआ? ये अमोनिया की वजह से हुआ, क्योंकि अमोनिया क्या था? आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड था, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ पहले से एक पेयर था, एक पेयर बन गया और एक और पेयर बन गया, तो ये आपके पास बच गए बाकी खाली, ये आपके पास बच गए बाकी खाली। इतना समझ में आ गया बेटा, ठीक है। अब देखो अमोनिया आएगा, अमोनिया ने अपना काम तो कर दिया, उसने अपने लिए जगह बना ली, उसने पेयरिंग करवा दी और जगह बना ली, है ना। अब देखो जब जगह बना ली इसने, तो ये क्या करेगा, 6 अमोनिया आएंगे, तो एक पेयर यहाँ पे आएगा अमोनिया का, सेकंड पेयर यहाँ पे आएगा, थर्ड पेयर यहाँ पे आएगा, बाकी 3 पेयर कहाँ पे जाएंगे? आपके 4p सब शेल के अंदर, ठीक है। 1 2 3 पेयर्स हो गए, 4th पेयर, 5th पेयर एंड 6th पेयर, ठीक है। अब आपकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? जो आपने ये पेयरिंग बाद में की है, जो लिगेंड की फिलिंग आपने की है, ये लिगेंड की फिलिंग हाइब्रिडाइजेशन बनाती है। 3D में कितने पेयर फिल किए आपने? 2 पेयर फिल किए। 4s में कितने पेयर फिल किए आपने? 1 पेयर फिल किए। 4p में कितने पेयर फिल किए आपने? 3 पेयर फिल किए। तो क्या कॉन्फ़िगरेशन हो गई? D2sp3, ये हो गई आपकी इस कॉम्प्लेक्स की हाइब्रिडाइजेशन D2sp3, जो किस वजह से आई? आपकी स्ट्रॉन्ग लिगेंड की वजह से आई, क्योंकि उसने पेयरिंग करवाई और फिर अपने इलेक्ट्रॉन के पेयर्स को फिल किया जहाँ पे वैकेंट स्पेस था, जहाँ पे खाली स्पेस था। तो उन खाली स्पेसिस में जब इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं वही आपकी हाइब्रिडाइजेशन होती है। D2sp3 पेयर भरते हैं, एक में एक पेयर भरा जाता है। आगे समझ में? ठीक है, चलिए आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना आ गया। अब इसी हाइब्रिडाइजेशन से क्या होता है बच्चा, अभी देखो मैंने आपको सबसे पहले बताया था D2sp3 जब हाइब्रिडाइजेशन होगी तो क्या स्ट्रक्चर होगा आपका? आपका स्ट्रक्चर होगा ऑक्टाहेड्रल, बताया था मैंने, ठीक है। आपका स्ट्रक्चर है ऑक्टाहेड्रल। तो मैंने कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर बना के आपको स्टार्टिंग में दिखा भी दिया था किस तरह से बनता है। यहाँ पे कोबाल्ट है, यहाँ पे 4 अमोनिया है और एक अपस्पिन एक अबव द प्लेन एंड डाउन द प्लेन, ठीक है। इस तरह से आपका ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बन गया। समझ में आ गया? अब देखो कुछ नाम है जो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये लिगेंड आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड था, तो इसने कहाँ पे फिलिंग कराई? डी सबशेल के अंदर, यानी कि अंदर आके फिलिंग कराई। तो इनको बोलते हैं इनर कॉम्प्लेक्सेस। क्या बोलते हैं? इनर कॉम्प्लेक्सेस। किनको बोलते हैं? इस कॉम्प्लेक्स को बोलोगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या फिर इनर कॉम्प्लेक्स, है ना। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या फिर इनर कॉम्प्लेक्स। अब क्योंकि जो आपके ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ये लो स्पिन कराते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं ना। पेयरिंग हो गई, जब पेयरिंग होगी तो स्पिन तो कम हो गई, इनकी स्पिन लो हो गई क्योंकि सारे पेयर्ड हो गए, तो इनको लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस भी बोलते हैं, क्योंकि इनकी स्पीड कम हो जाएगी, अब इनकी स्पिन लो हो जाएगी क्योंकि सारे पेयर्ड हो गए, तो इसे इन्हें बोला जाता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। एक बात और पूछी जाती है आपसे कि इनका मैग्नेटिक नेचर क्या है। तो मैग्नेटिक नेचर कैसे बताओगे? अगर इलेक्ट्रॉन्स आपके पेयर्ड हो गए सारे के सारे, तो आपका कौन सा नेचर होता है? तो ये कहलाते हैं डायामैग्नेटिक। लेकिन अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड रह जाते हैं तो, यानी कि अगर एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो वो क्या कहलाता है? दैट इज पैरामैग्नेटिक। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, क्योंकि सारे ही आपको पेयर्ड दिखाई दे रहे हैं, तो दिस इज डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। आगे समझ में बच्चा? ठीक है। यहाँ पे अगर आपको मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के लिए बोले तो वो भी आप निकाल सकते हो। दैट इज फॉर्मूला है आपका स्क्वायर रूट ऑफ n+2 बोर मैग्नेट्रॉन। n क्या होता है आपका? n होता है आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 0 है,
तो म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 बोर मैग्नेट्रॉन, क्योंकि आप n की जगह क्या भरोगे, 0। समझ में आ गया। तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स के बारे में आपको पता चल गया है, समझ में आ गया है कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम हर कॉम्प्लेक्स का निकाल सकते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स का हम निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बच्चा। ठीक है बच्चा, CFT की फुल फॉर्म होती है बच्चा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक्चुअली में होती क्या है, इससे पहले आप लोगों ने VBT पढ़ा है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, है ना। जो हमारे डी सबशेल्स होते हैं उनके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी वजह से जो बॉन्ड पेयर्स बनते हैं, ठीक है, और जो उनमें फिर जो थ्योरी क्रिएट होती है, रिपल्शन अट्रैक्शन की जो थ्योरी क्रिएट होती है, हम लोगों ने वो स्टडी की थी। ठीक है ना, VBT के अंदर हम लोगों ने ये स्टडी किया था। अब देखो CFT में हम लोगों को जो पढ़ना है बच्चा, CFT में हम लोगों को पढ़ना है क्रिस्टल फील्ड की स्प्लिटिंग हम लोगों को पढ़नी है, जो कि यहाँ पर भी आपके डी ऑर्बिटल से रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप सबको पता है डी सब शेल में आपके पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा। इस फर्स्ट ऑर्बिटल का नाम होता है DXY, इसे बोलते हैं DYZ, दिस इज DXZ, दिस इज DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड दिस लास्ट वन इज DZ स्क्वायर। ठीक है, ये इन सब के नेम्स हैं। ठीक है, DXY की अगर मैं बात करूं, जो इसका स्ट्रक्चर बनता है, स्ट्रक्चर इन द सेंस जो इसका एक्स एक्सिस पे हम दिखाते हैं XY पे, तो ये इन बिटवीन द एक्सिस बनते हैं, XY वाला। ठीक है, 11th क्लास में आप लोगों ने सीखा होगा ये वाला, कि जो DXY ऑर्बिटल का, जो मैं दोबारा से बताती हूँ पूरा अच्छे से स्क्रीन पे बेटा, क्योंकि पता होना चाहिए आपको, क्योंकि बेसिक है CFT जानने के लिए। अगर DXY को आपको X और Y एक्सिस पे शो करना है, तो इस DXY का मतलब है कि एक लोब, क्योंकि D ऑर्बिटल है ना, D ऑर्बिटल के कैसे लोब्स होते हैं, डबल शेप्ड होते हैं। ठीक है, तो एक लोब आएगा ऐसे और एक लोब आएगा ऐसे, यानी कि इन बिटवीन द एक्सिस आता है, नॉट ऑन द एक्सिस। DYZ का कैसा बनेगा, उसके लिए सपोज कीजिए ये Y है और ये Z है, तो यहाँ पर इस तरह से इन बिटवीन द एक्सिस आएगा। ठीक है, अब सपोज कीजिए आपको बनाना है DXZ का, तो इसको X और Z मान लीजिए, और अब यहाँ पे इन बिटवीन द एक्सिस, आपको लग रहा है देखने में एक जैसे हैं, लेकिन आपके एक्सिस में डिफरेंस है बेटा, आप देख सकते हो आपके एक्सिस में डिफरेंस है। ठीक है, समझ में आया। अब उसका कैसे बनेगा, DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, DX स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर के लिए बच्चा अब क्योंकि ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो XY एक्सिस पे ये ऑन द एक्सिस बनते हैं, ये वाले इस तरह से। ओके बच्चा, अब देखिए DZ स्क्वायर का कैसे बनेगा। अब क्योंकि डबल शेप होता है और हमारे पास सिर्फ Z एक्सिस है, हमारे पास, तो कैसे बनेगा, एक डंबल ऐसे आएगा और एक डंबल आएगा लेटरल, ऐसे हॉरिजॉन्टल, जो हमें यहाँ से देखने में लगता है कि सर्कल है। ठीक है, एक इस तरह से और एक आपका ऐसे, तो हमें कैसे लगेगा सामने से देखने पर कि ये कोई सर्कल है या पॉइंट है। तो इस तरह से बनता है DZ स्क्वायर का। ठीक है, तो अब जो आपने ये 5 ऑर्बिटल्स देखे, DXY, DYZ, DXZ, DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, DZ स्क्वायर, ये आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं की स्प्लिटिंग की स्टडी हम लोगों को यहाँ पे करनी है बेटा। वी हैव टू स्टडी द स्प्लिटिंग ऑफ दीज 5 ऑर्बिटल्स, DXY, DYZ, DZX, DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड DZ स्क्वायर। ठीक है, इन्हीं की स्टडी हम लोगों को करनी है यहाँ पे। ठीक है बच्चा, देखिए इनकी स्प्लिटिंग इस तरह से होती है। जब हम ऑक्टाहेड्रल फील्ड को स्टडी करते हैं, 2 तरह की फील्ड आप यहाँ पे स्टडी करोगे बेटा, एक आपको स्टडी करनी है ऑक्टाहेड्रल फील्ड और एक आपको स्टडी करनी है टेट्राहेड्रल फील्ड। क्या डिफरेंस है इनमें, अगर कोई मेटल आपका 6 लिगेंड के साथ लगा हुआ है तो वो आता है ऑक्टाहेड्रल। आपको पता है ना 6 के लिए ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, इस तरह से बनता है ना, ये मेटल है, लिगेंड 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 लिगेंड, ये हो गया स्क्वायर प्लानर, और एक अपर अबव द प्लेन और एक डाउन द प्लेन, तो ये बनता है आपका ऑक्टाहेड्रल।
ठीक है, ये है आपका ऑक्टाहेड्रल के लिए 6 लिगेंड आपके पास होने चाहिए। टेट्राहेड्रल के लिए जब आपके पास लिगेंड 4 होते हैं तो ये बनता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर ये 6 लिखा है तो इट मीन्स यू हैव टू ड्रॉ ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। ऑक्टाहेड्रल के लिए आप ये वाला डायग्राम बनाओगे जो मैं सिखाने जा रही हूँ। अगर आपको 4 लिगेंड दे रखे हैं तो आप बनाओगे टेट्राहेड्रल के लिए। समझ में आ गया? 4 से टेट्रा और 6 से ऑक्टाहेड्रल। तो सबसे पहले हम लोग सीख रहे हैं बच्चा ऑक्टाहेड्रल फील्ड के लिए। ठीक है, स्प्लिटिंग हो रही है तो आपके जो 3 ऑर्बिटल्स हैं ये नीचे स्प्लिट हो जाते हैं। इनका नाम होता है T2G, तीनों का नाम है T2G ऑर्बिटल्स। ठीक है, बाकी जो 2 बचे हैं वो ऊपर स्प्लिट होते हैं, इनका नाम होता है EG। नीचे वाला कौन सा आया? DXY, DYZ और DXZ। ठीक है ना, शुरू वाले 3 आ गए, बाद वाले 2 यहाँ पर आए हैं, DX² - Y² एंड DZ²। इज इट क्लियर टू यू? ठीक है, DX² - Y²। ओके, ये वाला DX² - Y² एंड DZ²। ठीक है, क्लियर? चलिए अब देखिए, जो आपको सेंटर में दिखाई दे रहा है बच्चा, ये सेंटर में दिख रहा है ना आपको, ये होता है आपका बैरी सेंटर। ये पूरा इक्वली डिवीजन होता है यहाँ पे, इट इज़ अ बैरी सेंटर। ठीक है, अच्छा ये डिवीजन भी पता है डिपेंड करता है बच्चा, जैसे कि आप लोगों ने सीखा होगा 11th क्लास में कि जो नीचे के जो ऑर्बिटल्स होते हैं, सबसे नीचे जो ऑर्बिटल्स बनते हैं ये अपनी लो एनर्जी में होते हैं। लो एनर्जी का स्टेबल स्टेट में है, और जो ये आपके ऊपर चले गए हैं ऑर्बिटल्स, ये आपके हाई एनर्जी में आ गए हैं। ठीक है, और हाई एनर्जी में जाने की वजह से ये वाले ऑर्बिटल्स आपके अनस्टेबल हो जाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जब पूरे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो जाएगी 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स की, उसके बाद 7th इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पर जाके जंप करेगा जो कि अपनी हाई एनर्जी के अंदर होगा। ओके, इसका मतलब यही होता है बच्चा। ठीक है, चलिए अब हम लोग सीखते हैं इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग को करना, क्योंकि आपके लिए वही इंपॉर्टेंट है बच्चा। एग्जाम में आपको यही डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आएगा इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग के साथ। ठीक है, चलिए अच्छा उससे पहले एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि जो ये हाफ बैरी सेंटर है ना, ये यहाँ तक की जो वैल्यू होती है फॉर ऑक्टाहेड्रल, ये आपकी वैल्यू होती है बच्चा 2/5 डेल्टा O, जो कि माइनस में होती है। इट इज़ -2/5 डेल्टा O। और जो अपर जो हाई एनर्जी EG वाला जो आपको दिख रहा है बैरी सेंटर से, इसकी वैल्यू होती है +3/5 डेल्टा O। अभी डेल्टा O क्या है? ये O का मतलब है ऑक्टाहेड्रल, और डेल्टा आपको बताता है ऑक्टाहेड्रल फील्ड की स्प्लिटिंग, यानी कि CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। CFSE क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ रहे हो, CFT पढ़ रहे हो, तो क्रिस्टल फील्ड की स्प्लिटिंग की जो एनर्जी है वो बताता है आपको ये डेल्टा O। ऑक्टाहेड्रल फील्ड के लिए कितनी क्रिस्टल फील्ड की स्प्लिटिंग एनर्जी होनी चाहिए, ये वो डेल्टा O का मतलब है यहाँ पे। ठीक है, तो -2/5 डेल्टा O एंड प्लस का 3/5 डेल्टा O। आया समझ में? ठीक है, चलिए इतना आपको समझ में आ गया बच्चा। ठीक है, +3/5 डेल्टा O। ठीक है, ये वैल्यूज होती हैं आपकी किसके लिए? ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड के लिए। ठीक है, अब सपोज कीजिए आपके पास यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं। ठीक है ना, सपोज कीजिए आपको पूरे के पूरे यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग अभी दे रखी है, यानी कि कोई कॉम्प्लेक्स था जिसका सपोज जिंक का ही है, जिंक का कॉन्फ़िगरेशन आपको दे रखा था D10, और आपको बोला है इसका CFT डायग्राम ड्रॉ करना है। तो कैसे करोगे? आपको 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, तो आपको सिखाया गया था हुंड रूल 11th क्लास में कि 1 by 1 इलेक्ट्रॉन्स यू हैव टू फिल, है ना। तो 1 2 3, अब आपको ऊपर जंप नहीं करना है क्योंकि अभी नीचे ही फिलिंग आपको कंप्लीट करनी है। 4 5 एंड 6, अब इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं इसलिए आप ऊपर जाओगे 7 8 9 एंड 10। आया समझ में? इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं। अब इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन आपसे पूछी जाती है। अब 3rd टाइप की कॉन्फ़िगरेशन आप सीख रहे हो, बल्कि 4th टाइप की। 10th क्लास तक आपने कौन सी कॉन्फ़िगरेशन सीखी थी बेटा? KLMN वाली, जिसमें आप भरते हो 2 8 18 32 इलेक्ट्रॉन्स, यही सीखा था। 11th क्लास में आके आपने सीखा SPDF वाले सब शेल्स की इलेक्ट्रॉन की फिलिंग सीखी, जिसमें आपने
अफबाउ को यूज़ किया था, अफबाउ प्रिंसिपल को यूज़ किया था, 1s 2s 3s 4s ये सब सीखा था। फिर आपने 11th क्लास में ही चैप्टर 4 के अंदर एमओटी डायग्राम सीखा था, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखी थी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, है ना, सीखा था ना कि 1s स्टार 2s फिर 2s स्टार, इस तरह से सीखा था ना। यहाँ पे 1s ये था बॉन्डिंग के लिए, ये था एंटी बॉन्डिंग के लिए, ठीक है। अब 4th टाइप की कॉन्फ़िगरेशन आप अब 12th क्लास में सीखने जा रहे हो बच्चा। अब अगर इस पूरे डायग्राम की कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आपको बोला जाए CFT डायग्राम के लिए, तो कैसे लिखोगे? मैंने कहा ये T2G नाम होता है इसका, ठीक है। तो इसके लिए लिखोगे आप T2G, कितने इलेक्ट्रॉन है T2G के अंदर? 6 इलेक्ट्रॉन लिखोगे, T2G की पावर 6 यानी T2G 6, ठीक है। और फिर यहाँ पे Eg है तो Eg के लिए क्या लिखोगे बच्चा? कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास? 4, तो Eg 4। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो गई आपकी किसके लिए? D10 वाले इसके लिए, कॉम्प्लेक्स के लिए। आगे समझ में? ये था पूरा CFT का डायग्राम, ठीक है। नाउ वन मोर मैं एग्जांपल देके आपको समझाती हूँ बच्चा। एक एग्जांपल और लेते हैं, इसमें D10 नहीं होगा क्योंकि आपको वो भी आना चाहिए, ठीक है। अब सपोज कीजिए आपको कोई दे रखा है 1 2 3 4 एंड 5, इतना आपको दे दिया है। तो आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, नीचे बनाएंगे आप T2G के लिए, ये सब लिखना ज़रूरी होता है जो भी मैं लिख रही हूँ बेटा, इनके बिना आपका डायग्राम अधूरा है। दिस इज Eg, ठीक है। अब आपको इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है, तो आपको पास कितने हैं? आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1 2 3, ऊपर नहीं जाना है, आप नीचे ही रहेंगे 4 एंड 5। तो क्या कॉन्फ़िगरेशन हो गई इसकी? T2G 5 और Eg में कितने हो गए? 0, ठीक है। Eg लिखना साथ में ज़रूरी होता है, 0 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको चीज़ें और सीखनी है। मैंने आपको कल की क्लास में सिखाया था बेटा, इसी प्रीवियस वीडियो में दिखाया था करके। आपके लिगेंड 2 तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड। क्या रोल होता है इनका? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग करवाता है ना, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कर देता है, और वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग नहीं कर पाता। अब सपोज कीजिए ये वाला जो D5 कॉन्फ़िगरेशन का जो आपका मेटल है, जो कॉम्प्लेक्स है, अगर वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रखता है अपने पास, तो क्या ये 5 के 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही रहने वाले हैं बच्चा? बताइए, क्या ऐसे रहने वाले हैं ये? नहीं, इनकी पेयरिंग हो जाएगी। ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे? ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहाँ पर, ऐसे आ जाएंगे, आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे? तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड की वजह से ऐसा हुआ। किसकी वजह से हुआ? स्ट्रॉन्ग लिगेंड की वजह से ऐसा हुआ, ठीक है। तो उस केस में आपको यही वाला कॉन्फ़िगरेशन फिल करना है बेटा। अगर ये वीक लिगेंड होता, जो अभी आपने देखा था, अगर ये वीक लिगेंड होता, तो वीक लिगेंड में कैसा कॉन्फ़िगरेशन आता आपका? 1 2 3 4 5। तब आप ऐसे वाला कॉन्फ़िगरेशन नहीं भरते, आप कौन सा कॉन्फ़िगरेशन भरते बेटा? 1 2 3 4 एंड 5, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन भरते। समझ में आ गया? इट इज़ फॉर द वीक फील्ड लिगेंड, जहाँ पे पेयरिंग नहीं होती, जहाँ पे आपका सिंपल 1 by 1 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की जाती है। आ गया समझ में बच्चे? ठीक है, ओके। अब यहीं पर बेटा हम लोग निकालते हैं कॉन्फ़िगरेशन से CFAC। CFAC क्या है? आपका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। आपको मैंने बताया था नीचे T2G के लिए क्या होती है? -2/3 डेल्टा O, ठीक है। इसको प्लस करते हैं ऊपर वाले से, दैट इज योर प्लस का 3/5 डेल्टा O, यही करते हैं हम लोग, ठीक है। अब आपको कॉन्फ़िगरेशन जो दे रखी थी, सपोज कीजिए T2G 3 और Eg 0 फॉर एन एग्जाम्पल। तो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे आपके पास? 3 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो यहाँ पे क्या करोगे? -2/3, यहाँ पे लिखोगे 3, मल्टीप्लाई कर दोगे, और प्लस 3/5 में क्या लिख दोगे? कितने हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स? इंटू 0। तो क्या आंसर आ गया आपका? दैट इज -2 डेल्टा O। ये हो गई आपकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर दिस कंपाउंड, फॉर दिस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। समझ में आ गया बच्चा? ठीक है, चलिए, ये था आपका ऑक्टाहेड्रल फील्ड के लिए। टेट्राहेड्रल फील्ड के लिए क्या होता है बेटा? टेट्राहेड्रल फील्ड के लिए इसका रिवर्स होता है। जस्ट रिवर्स कैसे होता है? मतलब अगर आपको ये कॉम्प्लेक्स दे रखा है, कोई भी कोई भी कॉम्प्लेक्स दे रखा है कितने भी इलेक्ट्रॉन्स का, तो आप क्या करते हो? ये जस्ट रिवर्स हो जाता है। आपके यहाँ पे नीचे बनते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 ऑर्बिटल्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए मतलब 2 ऑर्बिटल्स बनते हैं E, यहाँ पे G नहीं लिखते हम लोग, E लिखते हैं,
और ऊपर वाला हो जाएगा T2, जी दोनों में से हट जाएगा और ये रिवर्स हो जाएगा टेट्राहेड्रल फील्ड के लिए। नीचे आ जाएगा ओनली E, ऊपर आ जाएगा T2। और जो ऊपर आपका नीचे क्या था आपका 2/3 था ना, अब नीचे आ जाएगा आपका 3/5 माइनस में डेल्टा O, और ऊपर क्या था 3/5, तो वहाँ पे हो जाएगा प्लस का 2/5 डेल्टा O। आगे समझे बच्चा। और वही सेम प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग का। अगर आपको स्ट्रॉन्ग लिगेंड दे रखे हैं तो वो पेयरिंग करवा देंगे, अदरवाइज वीक लिगेंड के लिए आप सिंपल ऐसे ही 5 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करोगे अलग अलग, क्योंकि वहाँ पेयरिंग करवाने की उसकी कैपेबिलिटी नहीं है। ठीक है, और फिर CFAC का जो फॉर्मूला है वैसे ही आप इसे निकालेंगे, दैट इज -3/5 डेल्टा O प्लस 2/5 डेल्टा O। आगे समझे बच्चा, एनी प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक है, अब इन CFAC डायग्राम से, CFT डायग्राम से बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आते थे जो मैंने VBT में आपको सिखाए थे। जैसे कि आपका कलर निकालना, कोई कलर क्यों है, कलर्ड क्यों है ना, कोई डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है। तो आप देखो ना, अगर आपकी पेयरिंग हो रही है तो वो क्या हो गया, डायमैग्नेटिक। अगर नहीं हो रही तो पैरामैग्नेटिक हो गया। और जो पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वही क्या शो करते हैं बेटा, वो आपको कलर्स शो करते हैं, क्योंकि वो क्या है, अनपेयर्ड है। जहाँ पे भी आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जिन कॉम्प्लेक्सेस में आपको मिलते हैं बेटा, वही कलर्स आपको शो करते हैं। आपने अपनी केमिस्ट्री लैब में बहुत सारे कंपाउंड देखे होंगे जो वाइट कलर के सोल्ट होते हैं, जो आप अभी इस टाइम पे आप कर भी रहे होंगे, अपनी कुछ रिएक्शंस की होंगी, आपने किया होगा, आपने वाली क्वेश्चंस की होंगे, सॉरी वाली रिएक्शंस की होंगी आपने बच्चा। एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल एनालिसिस किया होगा आप लोगों ने, है ना। यस, उसमें आपको हमेशा वाइट कलर के सोल्ट दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो है तो ट्रांजिशन मेटल के कॉम्प्लेक्सेस ही, लेकिन वो सारे सारे डायमैग्नेटिक है, उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर्ड है ऑल। आपको कभी भी कलर्ड कॉम्प्लेक्स नहीं दिए जाते क्योंकि वो कलर्स फिक्स है। आपको कभी कॉपर सल्फेट का सॉल्ट नहीं देंगे क्योंकि वो ब्लू कलर का होता है। कॉपर है आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट है, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, दैट्स वाई इट शोज ब्लू कलर। ऐसे कभी आपको फेरस सल्फेट नहीं देंगे, आयरन आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट है क्योंकि हमेशा ये ग्रीन कलर का सॉल्ट होता है। आप देखती पहचान लो, सबके कलर यूनिक होते हैं, आप देखती पहचान लोगे। तो कभी भी रेडिकल एनालिसिस में आपको कलर्ड कॉम्प्लेक्स नहीं देते, हमेशा व्हाइट सोल्ट देते हैं ताकि पहचानिए। अब आपको टेस्ट करना है कि व्हाइट है तो, क्योंकि सारे व्हाइट है, कौन सा है ये बताइए अब आप, इसमें एसिडिक रेडिकल कौन सा है, बेसिक रेडिकल कौन सा है। की है नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्पाउंड्स। आज हम लोग नोमेनक्लेचर सीखेंगे बेटा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है नोमेनक्लेचर से। हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने एक एग्जाम्पल से, ठीक है ना, उससे बेस्ट समझ में आता है नोमेनक्लेचर। ठीक है, रूल्स पढ़ने से बेटर है, क्योंकि रूल्स आपको क्या होते हैं ना, एग्जाम्पल्स के जरिए समझ में आ जाते हैं, बट रूल्स से एग्जाम्पल जनरेट करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल आपको दे रखा है Cr NH3 थ्राइस H2O थ्राइस। ठीक है, ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। ओके, इसके बाहर है आपका आयोनाइजेशन स्फीयर में, दैट इज Cl3। ठीक है, और आपको दे दिया गया एग्जाम में या वटेवर कि आपको इसका नोमेनक्लेचर यानी कि इसकी नेमिंग करनी है। ठीक है बच्चा, देखो सबसे पहले हम लोग क्या सिलेक्ट करते हैं, सबसे पहले हम लोग सिलेक्ट करते हैं सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है इसमें, ऑब्वियसली क्रोमियम है। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम कौन सा, क्रोमियम है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, यहाँ पे क्या होगी, अमोनिया पर कोई भी चार्ज नहीं होता। ठीक है, चार्ज इज 0। वाटर पे कोई चार्ज नहीं होता, चार्ज इज 0। क्लोरीन पे चार्ज होता है, आप सबको पता है, दैट इज -1। तो टोटल कितने क्लोरीन है मेरे पास, 3, यानी कि कितना हो गया, तो 3 क्लोरीन पे कितना चार्ज हो गया, -3। ठीक है, देखो बच्चा, क्लोरीन एटॉमिक नंबर इज 17, कॉन्फ़िगरेशन इज 287। ठीक है, इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, एक ही चाहिए ना, और वो लेगा तो इसलिए -1। ओके, समझ में आया बच्चा। ठीक है, चलिए अब देखो 3 क्लोरीन पे -3 का चार्ज हो गया। अब क्योंकि क्लोरीन जो है वो आपका आयोनाइजेशन स्फीयर है ना, वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर है, तो इसका मतलब क्या है कि इस पूरे कॉम्प्लेक्स में तो कोई चार्ज है ही नहीं। तो क्रोमियम के लिए आपको निकालना है, तो X प्लस अमोनिया के लिए 0,
वाटर के लिए 0 और इक्वल टू में क्या आ जाएगा, ये वाला -3, क्या आ जाएगा, -3। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आया कि नहीं आया? अरे बच्चा, जो आपका ये बच्चा इस तरह से नहीं होता, ध्यान से समझो बच्चा। जब अमोनिया पे कोई चार्ज नहीं है, वाटर पे कोई चार्ज नहीं है, क्लोरीन पे -3 चार्ज, तो इसे इक्वल टू में कैसे रख सकते हो बच्चा? इक्वल टू में वो चार्ज रखा जाता है जो यहाँ पर इसके ऊपर इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कोई चार्ज होता है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा -3 और इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, क्रोमियम पे +3 चार्ज हो गया। ओके बच्चा, मेटल है, ठीक है, +3 चार्ज है क्रोमियम के ऊपर। आया समझ में? तो हमने क्रोमियम का क्या निकाल लिया, हमने क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ली, दैट इज +3। समझ में आ गई? ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या करना है, हम लोगों को लिगेंड पहचानने आने चाहिए। आपको पता है एक अमोनिया लिगेंड है और एक वाटर लिगेंड है। जब अमोनिया लिगेंड होता है तो उस लिगेंड में इसका नाम हो जाता है अमाइन। क्या नाम हो जाता है बच्चा? अमाइन। जब वाटर लिगेंड होता है तो इसका इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में इसका नेम हो जाता है एक्वा, क्योंकि एक्वस के लिए हम वाटर यूज करते हैं ना, तो क्या नेम हो जाता है इसका, एक्वा। ठीक है, समझ में आ गया। और क्लोरीन को क्या बोलोगे, क्लोराइड बोलोगे, क्योंकि ये बाहर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर है, तो इसे क्या बोलोगे, क्लोराइड बोलोगे। अब देखो ये तो बाहर हो गया, इसका कोई रोल नहीं है अभी। आपको इन दोनों में देखना है, अल्फाबेटिकली इनको आपको अरेंज करना है। सबसे पहले कौन आएगा अल्फाबेटिकली, दोनों में ए है। सेकंड देखोगे M और Q, सबसे पहले कौन सा आएगा, अमोनिया आएगा, क्योंकि M पहले आता है। ठीक है, तो बस ये हो गया डिसाइड। तो क्या सीखा आपने, पहले अपने मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, ठीक है, उसके बाद अल्फाबेटिकली लिगेंड्स को अरेंज कर लो। अब कितने अमोनिया है आपके पास, ये देखो बच्चा, 3 है, तो क्या बोलोगे, ट्राई अमाइन। ठीक है, कितने एक्वा है आपके पास, 3, तो क्या बोलोगे, ट्राई एक्वा। ठीक है, समझ में आया इतना? अब आप मेटल का नाम लिखोगी, पहले आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो चीजें होती हैं उन्हीं की नेमिंग करते हो। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में अमोनिया का नेमिंग हो गया ट्राइअमाइन, वाटर का हो गया ट्राई एक्वा। क्या बचा है, सिर्फ क्रोमियम, तो क्या लिखोगे, क्रोमियम, क्योंकि इसका चार्ज प्लस में था तो इसलिए क्रोमियम लिखा जाएगा। अदरवाइज ये 8 से एंड होता, यानी कि क्रोमेट लिखा जाता। ठीक है, सीखेंगे वो वाला भी हम। अगर नेगेटिव कॉम्प्लेक्स होता है आपका, नेगेटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स होता है, तो वहाँ पे क्रोमेट लिखा जाता है, 8 लग जाता है एंड में। ठीक है, अब जब मेटल के बाद आप यहाँ रोमन न्यूमरल में ब्रैकेट के अंदर लिखोगे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी, 3 आई थी, तो 3 को ऐसे करके लिख दोगे, इट्स अ रोमन न्यूमरल। ठीक है, अब सारा अंदर का सामान हो गया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का काम खत्म हो गया। अब बचा आपका बाहर का आयोनाइजेशन स्फीयर। ठीक है, आयोनाइजेशन स्फीयर में बच्चा आपको क्या ध्यान रखना पड़ता है कि यहाँ कितने ही नंबर हो, आपको वो डिनोट नहीं करने हैं, आपको वो डिनोट नहीं करने हैं। आपको सिर्फ क्या लिखना है, क्लोराइड। क्या लिखना है, ओनली क्लोराइड। आपको ट्राई क्लोराइड नहीं लिखना है, सिर्फ क्लोराइड लिखना है। ट्राई क्यों नहीं लिख रहे हो आप, क्योंकि आपने यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट में शो कर दिया है, क्योंकि क्लोरीन की वजह से ही 3 चार्ज आया है यहाँ पे, तो क्लोरीन ने बता दिया कि मैं क्लोराइड हूँ, लेकिन मैंने 3 चार्ज उसको दिया है, इट मीन्स मैं ऑलरेडी 3 हूँ। आगे समझ में आया कि नहीं आया बच्चा? ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल लेके करते हैं। ठीक है ना, एग्जाम्पल करेंगे 2-3 तो समझ में आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब ले लो आप COH2N CH2 CH2 NH2 थ्राइस ब्रैकेट क्लोज, ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया। इसके बाहर है आपका सल्फेट, ठीक है, जो कि है 3। समझ में आया इतना? अब देखो आपको ये बड़ा अजीब सा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये क्या दिख रहा है आपको, इट इज NH2 CH2 CH2 NH2। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है बेटा, CH2 CH2, ठीक है, और फिर यहाँ पे NH2 NH2। ठीक है, तो क्या बना आपका ये, इट इज इथाइलिन। ओके, 1 और 2 पोजीशन पे क्या लगे हैं, अमाइन, तो क्या नाम हो गया इसका, इथेन 1,2 डायअमाइन। समझ में आया, इथेन 1,2 डायअमाइन। ठीक है, तो इसको हम इन भी लिखते हैं शॉर्ट में। ओके, यस, इथेन 1,2 डायअमाइन। आपको बहुत जगह लिखा हुआ दिखाई देगा इन की फॉर्म में, तो ये पूरा स्ट्रक्चर खोल के दे दिया यहाँ पे, जिसका मतलब सिर्फ इतना सा है।
आप ये भी लिख सकते हो अभी नेमिंग में जब लिखोगे आप, ठीक है। ओके, समझ में आ गया बच्चा, ठीक है। हाँ, तो देखो अब अल्फाबेटिकली कुछ तो अरेंज करना ही नहीं है आपको, क्योंकि ये एक अकेला मॉलिक्यूल है। तो क्या नाम हो गया इसका? अब देखो ये बच्चा, देखो ये 3 है, तो क्या लिखोगे इसके लिए? आपको क्या लग रहा होगा, आप क्या लिखोगे? आप ट्राई लिखोगे, लेकिन नहीं। क्यों नहीं लिखोगे ट्राई? क्योंकि इसके नाम में क्या था? इसके नाम में था इथेन 1,2-डायअमाइन। बच्चा जब किसी भी लिगेंड के नाम में, ध्यान रखना, जब भी किसी लिगेंड के नाम में कोई नंबर अगर आ रहा हो, जब भी किसी लिगेंड के नाम में कोई नंबर आ रहा हो, तो कभी भी बाहर ट्राई, डाई, मोनो नहीं लिखते, हम लिखते हैं ट्रिस। ट्राई के लिए लिखोगे ट्रिस और बाई के लिए लिखोगे बिस। ये डिफ्रेंशिएट करता है, बताता है कि बेटा अंदर जो लिगेंड आपने लिखा है उसके अंदर कोई नंबरिंग है। समझ में आ गया? ठीक है, तो क्या नेम हो गया इसका? इसका नेम हो गया ट्रिस, है ना। पहले लिगेंड का नाम लिखोगे, ट्रिस इथेन 1,2-डायअमाइन, ठीक है ना। उसको ब्रैकेट में लिख लो, बहुत बड़ा है आपका। ट्रिस इथेन 1,2-डायअमाइन, से शॉर्टकट में इन भी लिख सकते थे बच्चा, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब क्या आ गया? क्या बचा अंदर? कोबाल्ट, क्योंकि +3 इसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में आएगा, ठीक है। ठीक है, क्यों आएगा प्लस में ऑक्सीडेशन से? देखो निकाल लो बेटा, जो आपका ये स्ट्रक्चर है ना, ये वाला पूरा इथेन 1,2-डायअमाइन, इस पर कोई चार्ज नहीं है, इसमें ये न्यूट्रल होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता। तो फिर से वही, इसको एक्स लिखो, ये क्या हो गया? प्लस का 0, ठीक है। और ये आपका ट्वाइस है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप देखो सल्फेट, सल्फेट पे कितना चार्ज होता है बच्चा? एक सल्फेट पे कितना चार्ज होता है? -2। टोटल 3 है आपके पास, तो कितने हो गए? -2 × 3 कितने हो गए? -6, -6 हो गए। अब देखो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर पूरे पे कितना है? ट्वाइस है, मतलब 2x हो गया, है ना। तो 2x + 0 प्लस का -6 = 0। क्या आ गया? 2x - 6 = 0, 2x = 6, तो x कितना आ गया? 3, ठीक है। तो यहाँ पे कोबाल्ट पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर आया बच्चा? प्लस का 3। तो कैसे लिखोगे रोमन न्यूमरल में? ब्रैकेट के अंदर 3, ओके। इसके बाद देखो, अब ये खत्म हो गया आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर का, है ना। अब क्या बचा आपका बाहर? आयोनाइजेशन स्फीयर। तो मैंने कहा था कितने भी नंबर हो वो हम डिनोट नहीं करते, तो क्या आएगा? सिर्फ सल्फेट आएगा। क्यों सल्फेट? क्योंकि सल्फेट बता रहा है कि भैया मैं 3 हूं, तभी यहाँ पे 3rd आया है। ओके, समझ में आ गया सबको? अंडरस्टूड बच्चा? एनी प्रॉब्लम? चलिए, नहीं है, ठीक है। अब बच्चा मैं अपने बुक्स का लिंक शेयर कर दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना। आप उसमें चेक कर लीजिएगा, और आप परचेज़ करने तो परचेज़ कर लीजिएगा, बट ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग जैसे मेरी वीडियोस को समझते हैं उसी तरह से कंटेंट को मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है अपनी बुक्स के अंदर।